अंशुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक चैनल विविध ज्ञानांशु में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, जो कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए है, का पहला पाठ, जिसका कि शीर्षक है पर्यावरण को जाने का अध्ययन कार्य। तो बिना किसी देरी के हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब हम जानेंगे पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान, ये भी हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। प्यारे बच्चों, पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक यानी कि भौतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण नाम से स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम दोबारा दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल और वायु आता है। इसके तीन रूप हैं, एक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। अब बात करेंगे जलमंडल की। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। अब बात करेंगे वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब जानेंगे कि मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे वस्तुएं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान, ये सभी के सभी मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के ही अंग हैं। प्यारे बच्चों, पर्यावरण को हम अब इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। पर्यावरण, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। फिर जैविक पर्यावरण के भी दो भाग होते हैं, एक पादप यानी कि पौधे और दूसरा जंतु। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आता है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण आता है। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता क्या है, अब हम ये जानेंगे। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और हम मनुष्य जो हैं वो पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं। मनुष्य और जीव जंतु सभी पौधों से अपना भोजन लेते हैं, इसके लिए हमें परपोषी कहा जाता है। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि।
मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्यारे बच्चों, ये था पाठ 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।